हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन की ये दूसरी वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में समझा। वी अंडरस्टूड फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके अलावा इसके भी पहले के पहले वाले वीडियो में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, इनका डिस्कशन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन कॉन्सेप्ट्स को कि इन्हें सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, और जब दो या दो से ज्यादा प्रोनाउंस एक साथ आए तो उनका सीक्वेंस क्या होगा या कौन सी फैमिली यूज की जाएगी, इससे रिलेटेड चीजों को। तो 25 से 30 मिनट की ये वीडियो बनने वाली है। अगर आप वास्तव में इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, समझना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए जरा देखते हैं क्या मतलब है इस पॉजेसिव एडजेक्टिव का और पॉजेसिव प्रोनाउन का। समझ लेते हैं भाई। इसको मैं एक काम करता हूं ना, अलग से यहां बना लेता हूं पॉजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा टर्म मैं यहां लिख देता हूं पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। जैसे एडजेक्टिव के नीचे अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कुछ माई, आवर, योर, ऐसे करके कुछ है ना। ये मैं भी लिख देता हूं माई, आवर, योर, या ऐसे वो सारे के सारे प्रोनाउंस। अगर इनका नाम पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो एक बात तो तय है कि इनके साथ हमें नाउन लगाना पड़ेगा। अ नाउन इज कंपल्सरी आफ्टर देम। बराबर। प्रोनाउन क्या होता है? ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन ही है। ये पॉजेसिव बोले तो अ वर्ड शोइंग पोजीशन। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब निकला कि अ वर्ड शोइंग पोजीशन, लेकिन उसमें नाउन ना हो। तो अब हमें यहाँ पे एक ऐसा वर्ड यूज करना है जिसमें माई भी छिपा हुआ हो और ये नाउन भी छिपा हुआ हो। तो इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए एक वर्ड मैंने बना दिया यहाँ पर माइन। तो माइन अगर मैंने कहीं बोल दिया तो इसका यह मतलब है कि पोजीशन मेरा है लेकिन मेरे साथ साथ कोई और भी है। मतलब मेरे पोजीशन तो मेरा है लेकिन जिस चीज पे है वो मेरे साथ है। यहां पे दिया है आर प्लस नाउन। तो आर प्लस नाउन का जो प्रोनाउन वाला केस बनेगा वो बनेगा आवर्स। योर प्लस नाउन का जो प्रोनाउन वाला केस बनेगा वो बनेगा योर्स। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो डिफरेंस है इसमें माई और माइन में वो ये है कि व्हेन यू यूज माई इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन। और अगर आप चाहते हैं कि नाउन ना यूज करें, हम एक ऐसा वर्ड यूज कर लें जिसमें माई और वो नाउन बोथ ऑफ देम आर हिडन, तो आप यूज कर लीजिए माइन। तो कुल मिला करके अगर आपने एडजेक्टिव वाले टर्म को यूज किया है तो इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन। अगर आपने प्रोनाउन लगा दिया है तो देयर मस्ट नॉट बी एनी नाउन, तो वहां पे कोई नाउन होना ही नहीं चाहिए। समझे बात को? मैं समझाता हूं इसे। मैं इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा ना तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ गुड मैनर। तो समझते हैं जरा इसे। पहला एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा दिस इज माइन बैग। मान लेते हैं कि एक हमारा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हमको समझना है। आइए समझ लेते हैं भाई, इस एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। जो बैग दिया गया है दिस इज अ नाउन, माइन दिया गया है तो दिस इज अ प्रोनाउन। तो हमें पता है कि अ प्रोनाउन एंड नाउन कांट बी टुगेदर, टू नाउन्स कांट बी टुगेदर, टू प्रोनाउंस कांट बी टुगेदर। अब दिक्कत ये बन गई कि बैग हटा दें कि उसको हटा करके माई लगा दें। सिंपल सी बात है, अगर आप इसे हटा देंगे तो सेंटेंस तो सही हो ही जाएगा, दिस इज माइन। बट द प्रॉब्लम इज कि दिस इज माइन ये मेरा वाला है, लेकिन क्या मेरा वाला है वो मैसेज क्लियर होगा नहीं। लेकिन यहाँ जो बैग लिखा हुआ है, इस बैग से ये बात तो क्लियर है कि आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द बैग। तो बैग को हटाना नहीं है, यानी नाउन अगर दिया गया है तो इस प्रोनाउन को हटा करके आपको बोलना है माई। तो दिस बैग इज माई बैग, सॉरी दिस इज माई बैग। तो अभी बना क्या आपका कि माइन को हटाया आपने तो वहां पे ये एडजेक्टिव लगाया। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा रहा होता दिस बैग इज माई, मान लेते हैं कि सेंटेंस ऐसा रहा होता दिस बैग इज माई, तो क्या ये सही होता? नहीं। ये सही इसलिए नहीं होता क्योंकि ये है एक एडजेक्टिव, पोजीशन को शो करने वाला एडजेक्टिव है। अब अगर ये पोजीशन को शो करने वाला एडजेक्टिव है तो इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन, तो ये गलत तो हो गया। तो अब इसे सही करने का क्या तरीका है? क्या इसके साथ वो नाउन लगा दें माई बैग, दिस बैग इज माई बैग? नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज द टर्म बैग इज ऑलरेडी यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। अगर बैग ऑलरेडी इसमें आ चुका है तो जाहिर सी बात है कि दोबारा हमें बैग हटा देना है। तो अगर आप बैग को हटाएंगे तो फिर से वही बन जाएगा, तो वो तो ऐसे ही गलत है। यानी यहाँ पे हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें बैग भी हिडन हो और माई भी हिडन हो। तो माई प्लस नाउन दोनों को रिप्लेस करने वाला जो वर्ड है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, माइन। तो इन दोनों को हटाइए और यहाँ से माइन लगाइए। समझ में आ रही है बात? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला डिफरेंस भी समझ में आया होगा। आइए थोड़ा क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और डीप में से सीखते हैं। ऐसे ही एक टर्म होता है, इट्स माई बैग। मान लेते हैं ऐसे, एक एग्जांपल और लिख दिया मैंने, इट्स पेनफुल। एक और लिख देते हैं यहां पे वर्ड, इट्स कलर इज डार्क। थोड़ा पीछे बढ़ते हैं। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो जो पॉजेसिव प्रोनाउन वाला या एडजेक्टिव वाला जो हमारा ये बना हुआ है कॉलम, इसमें माई है, आर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है। ये वाला इट्स, इसका मतलब इसका, कोई नॉन लिविंग बॉडी हो गई या फिर कोई छोटा बच्चा या जेंडर जिसका ना पता उसके लिए इट का लगाते हैं, इट का यूज करते हैं सिंगुलर के केस में। इन सबके प्रोनाउन वाले केसेस अवेलेबल हैं, लेकिन इट वाले का केस अवेलेबल नहीं है। तो ये भी आपका एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब थोड़ा समझते हैं इसे आगे कि इसमें करना क्या है हमें। कहाँ गया ये रहा। तो इसे समझने के लिए दो बातें कि अगर आपने इट्स यूज किया तो ये खुद ही आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। तो जब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया तो इसके आगे यू विल हैव टू यूज अ नाउन। एक नाउन कंपलसरी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा ही मिलता जुलता एक और वर्ड है आपका इट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस। ये पोजीशन को नहीं शो करता। इसका इन जनरल जो मतलब होता है वो होता है इट इज या इट वाज, जिसमें ये सब्जेक्ट होता है और ये वर्ब होता है। तो अगर कभी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और वर्ब की रिक्वायरमेंट हो तो वहां पर आप ये वाला इट्स यूज करिए। लेकिन अगर कभी किसी सेंटेंस में आपको इसका पोजीशन बताने वाली बात हो, किसी से किसी चीज को रिलेट करने वाली बात हो, तो वहां पे आप इसको यूज करिए। अब यही पहचानना हमको सीखना है। इसमें क्या करें, पहचानेंगे कैसे सेंटेंस में। एक बार ट्राई करिए, क्या लगता है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। जोर डाल के देखिए तो क्या करना है इसमें। देखिए मैं समझा देता हूं। उम्मीद देखिए जोर डाल लिया होगा आपने अपने दिमाग पे। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि एक नाउन है, इसके साथ ये एक एडजेक्टिव ऑलरेडी आ चुका है। हालांकि इसी एडजेक्टिव का नाम डिटर्मिनर भी होता है। तो एक और एडजेक्टिव या डिटर्मिनर यहां यूज नहीं करेंगे आप, ये गलत हो जाएगा। कोई बंदा ये बोलना चाहता होगा कि ये वाला बैग जो है ना ये मेरा है, ये मेरा बैग है, तो उसके लिए आपको भाई कोई भी सेंटेंस देखो फुल स्टॉप अगर आया हुआ है तो बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई सेंटेंस बन नहीं सकता। तो यहाँ पे जो करना है आपका ना वो इट्स ना हो करके आपको ये वाला इट्स करना है, इट्स। यानी इसका ये मतलब हो गया इट इज माई बैग या इट वॉज माई बैग, जिसमें कि ये बनेगा सब्जेक्ट और ये बनेगा वर्ब। ये बैग मेरा है। इट्स पेनफुल में अगर आप देखेंगे तो ये एडजेक्टिव है, इसको आप देखेंगे तो ये भी एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। तो दो दो एडजेक्टिव साथ में तो आएंगे नहीं, या डिटर्मिनर भी अगर आप उसको मानते हैं तो किसी डिटर्मिनर के बाद कोई एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, तो फिर ये भी गलत हो गया। यानी यहाँ पे क्या चाहिए हमको, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो उसके लिए इस वाले इट्स को काटेंगे, इस वाले इट्स को लगाएंगे, तो इसका मतलब वही बनेगा इट इज पेनफुल। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, फिर एडजेक्टिव वहां पे कॉम्प्लीमेंट बन गया। एक और देखिए, इट्स कलर इज डार्क। अब देखिए ये वाला जो लिखा गया है इज, ये वर्ब है। अगर आपने इस तरीके से लिखा है इट्स, तो इसका ये मतलब बनेगा कि इट इज, एक और वर्ब आ गया, दो दो वर्ब आ गया, सब्जेक्ट एक ही है, ये तो गड़बड़ हो गया। तो अब कहने का मतलब यह है कि जो कलर है ये नाउन है, ये कलर क्या है, डार्क है। तो किसका कलर, इसका कलर। जैसे ये मान लेते हैं स्टाइलस मैंने यूज किया, अ पेन दैट वी यूज टू राइट ऑन डिजिटल बोर्ड इज कॉल्ड स्टाइलस। मैंने बोला कि इट्स कलर इज डार्क, इट्स कलर इज ब्लैक, तो इसका कलर बोला ना, नॉन लिविंग का बोला। तो इसके लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस वाला ये टी नहीं लगाएंगे, हम इसको हम यूज करेंगे इट्स एडजेक्टिव, इट्स कलर इज डार्क। समझ में आई बात? तो आई होप कि आपको ये डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। और यहाँ जरा आगे नहीं, थोड़ा पीछे और बढ़ते हैं।
तो इनको जो है ना आप लोग को ऐसे ही केयरफुल होकर के यूज करना है कि कहाँ इनको लगाएं कहाँ इनको ना लगाएं। एक काम करते हैं, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, इन पे ना एक दो एग्जाम्पल और लिखते हैं, जरा देखें आप कर पाते हैं कि नहीं। मान लीजिए कि मैंने एक टर्म यूज किया माई कार, ठीक है। अब अगर किसी नाउन के रिपीटिशन को हटाना हो तो इसको हम चाहें तो माई कार, माई और इस नाउन को अगर हटाना ही हो तो हम अगर जरूरत मिल जाए तो हम चाहें तो इसको माइन भी लिख ही सकते हैं, अगर पहले कहीं सेंटेंस में नाउन दिया हो। यहां से एक बात और समझ लेते हैं हम लोग कि माई कार को लिखने का एक और तरीका हो सकता है द कार ऑफ मी। अच्छा, आपके मन में ये आ रहा होगा ना कि सर द कार ऑफ उसको माइन क्यों नहीं बना रहे आप, आइए समझ लेते हैं ये भी। और इस पूरे की जगह पे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं दैट ऑफ मी। यानी इन चारों को अगर क्लोजली वॉच किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो एक बात तो क्लियर है कि चारों का मतलब सेम ही है, अलग अलग नहीं है। अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि चारों का मतलब सेम है, क्यों सेम है, ये भी बात तो जानना है ना। तो आइए मैं आपको इसको समझाता हूं बड़े आसानी से, मजा आने वाला है आपको। मैं काम करता हूं, उसकी जगह पर एक नया एक्सप्रेशन लिखता हूं राम्स कार। राम्स कार, ठीक। ये राम इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए बन गया डिटर्मिनर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं, जैसे कि आर्टिकल द आप यूज करते हैं किसी चीज को डेफिनेट बनाने के लिए, वही काम होता है किसी प्रॉपर नाउन में। कोई अगर प्रॉपर नाउन आपने यूज किया है, उसमें अगर आपने अपॉस्ट्रोफी एच लगा दिया ना तो वो भी आर्टिकल द वाला ही फंक्शन करने लगता है। ऐसा क्यों? जैसे मैंने बोला कि द पेन ऑफ राम, तो राम का नाम मुझे पता है, और अगर मैंने बताया कि द पेन ऑफ राम, तो इसका यह मतलब निकलेगा कि मैंने जब आपको बताया कि द पेन ऑफ राम, तो आप भी नाम सुनने, भाई आपको नाम पता होगा तभी तो मैं बताऊंगा, नहीं पता नहीं होगा बताऊंगा ही नहीं मैं कुछ। तो द पेन ऑफ राम बोलते ही मुझे तो पता है ही कि वो राम का पेन है, आपको ही पता चल गया। और आर्टिकल द यही होता ही है कि नोन टू बोथ, इन जनरल नोन टू बोथ स्पीकर एंड लिसनर का अगर केस बताना हो आपको तो आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। तो राम्स पेन अगर बोल दिया आपने या द पेन ऑफ राम बोल दिया तो बात बराबर हो गया। तो ये आर्टिकल द का केस है। तो अब देखिए यहां पर तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपने लिखा है तो राम्स लगाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर मैं इसको ऑफ से बनाऊं, भाई पोजीशन है तो ऑफ से तो बना ही सकते हैं, मैं बोलूंगा कार ऑफ राम। यानी कि इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर बदला देखा जाए तो एक बात समझ में आएगी कि जो मतलब राम्स का है पोजीशन के लिए, वही मतलब ऑफ राम का है, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम बिना डिटर्मिनर का यूज नहीं कर सकते, इन जनरल ऐसा होता है। अब यहां लगाएं क्या, अ लगाएं कि एन लगाएं कि द लगाएं, एन तो कट गया, आ नहीं सकता क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, पहला लेटर उसका। अ लगाएं कि द लगाएं, अ इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो यहां पे मैंने ऑफ राम बोला है ना, ये एक आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। जैसे मैंने बोला ऑफ राम, तो लिसनर स्पीकर दोनों को पता चल गया किसका है, तो इसकी वजह से ना ये नाउन बन गया डेफिनेट। जब ये नाउन डेफिनेट बन गया तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनर लगा दिया द। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे द क्यों लगाया गया, ये बात आप समझ पाए। तो अब जब इससे हमने इसको यहाँ कन्वर्ट किया तो आपको एक बात समझ में आई कि राम्स भी एक डिटर्मिनर है, लेकिन ऑफ एक प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद जो ये राम आया है ये पर्सन है। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पर्सन एंड पोजीशन, वो पोजीशन पूरा का पूरा शो कर रहा है क्योंकि अपॉस्ट्रोफी लग गया तो पोजीशन हो गया, लेकिन ये पोजीशन राम अकेले नहीं शो कर रहा है, ऑफ राम बन रहा है तब शो कर रहा है पूरा का पूरा ये पोजीशन। अब मुद्दा यह है कि राम को कहें क्या पर्सन या पोजीशन, तो जाहिर सी बात है पर्सन ही होगा क्योंकि आपने पोजीशन बोल दिया, वो प्रोनाउन है नहीं, प्रेपोजिशन के बाद आया है तो पर्सन है, वो डिटर्मिनर हो नहीं सकता या फिर एडजेक्टिव हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, राम नाउन है प्रोनाउन है नहीं, तो ये पर्सन ही है तो ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। तो ऑफ के बाद जो राम आया वो पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। अब बात हमें ये करनी थी यहाँ पे कि यहाँ पे मी आएगा कि माइन, तो जैसे यहाँ पे जो रोल राम्स प्ले कर रहा है वही रोल यहाँ पे माई कर रहा है पोजीशन बताने वाला। जब राम्स को हटा के आपने किया ऑफ राम, तो ये जो राम्स का जो पोजीशन वाला केस था,
अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, उसको आपने यहां बना दिया पर्सन। क्या बना दिया? पर्सन। तो जब राम का आपने पर्सन वाला केस लगाया और प्रेपोजिशन के बाद है तो ऑब्जेक्ट है, तो माई को भी जब आप इधर ले आएंगे तो कार के बाद, सॉरी, कार के पहले तो द ठीक है कि डेफिनेट बनाना है, क्योंकि माई कार था तो डेफिनेट ही था। अच्छा एक बात और बताएं, ये जो माई होता है ना, माई, आवर, हिज, ये भी यही वाला रोल प्ले करते हैं, यानी आर्टिकल द वाला ही। तो अब माई का यहाँ पे जो केस आएगा आगे प्रेपोजिशन के बाद, वो पोजीशन वाला केस नहीं आएगा, वो पर्सन वाला केस आएगा। हमें पता है कि माई का पर्सन वाला केस अगर हम देखें तो इसके दो केसेस हैं। एक यहाँ पे होता है सब्जेक्टिव केस और दूसरा यहाँ पे होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर हमको इसको लगाना है तो बनेगा ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए यहाँ पे बनेगा आपका द कार ऑफ मी। हम लोग इसके पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन वी यूज दैट, एंड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ प्लूरल काउंटेबल नाउन वी यूज दोज। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हमारा एक सेंटेंस ऐसा बना हो जिसमें कि कार वाला टर्म पहले आ चुका हो, जैसे कार वाला टर्म पहले आ चुका हो, ये वाला एग्जाम्पल है, बैग पहले आ चुका है तो दोबारा बैग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन है आपके पास जहां कार वाला पहले आ चुका है, तो दोबारा माई कार तो आप लिखेंगे नहीं, तो माई कार को रिप्लेस करके आप लिख सकते हैं माइन। समझ में आई बात? तो माई कार और माइन, दीज आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। अगर रेफरेंस दे दिया गया है तो माई कार और माइन ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम ही चीज को रेफर कर रहे हैं। ये रही पहली बात। दूसरी बात कि अगर माई कार का मतलब द कार ऑफ मी है तो माइन का मतलब भी द कार ऑफ मी है, बात तो बराबर हो गई। तीसरी बात कि हमने पढ़ा था कि टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन वी कैन यूज दैट। तो यहाँ पे जो द कार दिया गया है दैट इज द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके रिपीटिशन को, अगर ये आया रहेगा सेंटेंस में, तो मैं बता रहा हूँ रिपीटिशन हटाने के लिए इसको हटा के हम दैट लगा सकते हैं यहाँ। यानी कि जब इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है तो ये और ये दोनों सेम हो गए, और जब इसका मतलब ये है तो फिर ये दोनों सेम हो गए, यानी फिर चारों सेम हो गए। चाहे आप लिखिए माई कार, चाहे आप लिखिए द कार ऑफ मी, चाहे आप लिखिए माइन, चाहे आप लिखिए दैट ऑफ मी, ऑल ऑफ देम आर सेम इफ द रेफरेंस इज गिवन। अब मुद्दा यह है आपका कि क्या यहाँ कभी माइन नहीं आएगा? बिल्कुल माइन आएगा, उसका एक अलग केस है। तो आइए अब हम इन पे भी बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ सके। देखिए भाई, एक एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, जैसे पहला एग्जांपल मैंने यहां लिखा, योर कार इज बिगर देन, माइन होगा कि मी होगा कि दैट ऑफ मी होगा या दैट ऑफ माइन होगा। ठीक है ना, पहली बात। एक एग्जांपल और लिख देते हैं, फिर डिस्कस करेंगे दोनों को साथ में ही। द कलर ऑफ, ये योर है, योर कार इज ब्राइटर देन, यहां ब्लैंक कर देता हूं और चेक करते हैं कि इसमें क्या होगा। सारे ऑप्शंस यहां लिख देता हूं मैं। मी, माइन, दैट ऑफ मी, या एक और लिख देते हैं दैट ऑफ माइन। तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा दो सिमिलर थिंग्स के बीच में होता है। ठीक है ना, कार है तो उसका कंपैरिजन किसी व्हीकल से ही करिए। तो यहाँ पे अगर दिया है योर कार इज बिगर देन, तो जाहिर सी बात है कि अगर मी, माई जैसे टर्म्स यूज किए गए हैं तो यहाँ यही बोला गया होगा कि जो तुम्हारी कार है वो मेरी वाली कार से ज्यादा बड़ी है। तो एक काम करिए ना, जैसे कि यहाँ पे जो आपको कंपैरिजन करना है ना, उसी को अलग से एक बार अपने मन में चला लीजिए। उसको मैं लिख देता हूं, यहां लिख दिया गया माई कार, यही होना चाहिए था। अब चूंकि कार एक बार आ चुका है, दोबारा तो इसको लिखेंगे नहीं, तो इसका रिप्लेसमेंट और क्या हो सकता है? द कार ऑफ मी। लेकिन कार एक बार आ चुका है तो दोबारा लिखना तो सही है नहीं, तो हमें पता है कि इसकी जगह हम चाहें तो लिख सकते हैं माइन, और इसकी जगह अगर ये वाला लिखा हुआ है तो इसी जगह लिख सकते हैं हम लोग दैट ऑफ मी।
यानी कि उसका जो आंसर बनेगा वो ये भी सही रहेगा और ये भी सही रहेगा, यानी यहाँ पे ये भी सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो पहचानने का सिंपल सा तरीका ये है ना कि जो यहाँ लिखा है उसी से रिलेट करके कुछ आगे लिख दीजिए, इससे आपको पहचानना आसान हो जाएगा। जब आपको पहचानना आसान हो जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। अब देखिए भाई जरा यहां बात हो रही है द कलर ऑफ योर कार। अब हमें पता करना है कि वहां क्या आएगा। तो मी और माइन जैसे टर्म्स अगर यूज हुए यानी कि मुझसे रिलेटेड किसी बात की बात हुई है, इसका यह मतलब है कि द कलर ऑफ योर कार है, तो वहां पे जो बात हुई होगी द कलर ऑफ माई कार, तो उसी को वहां लिख लीजिए। मैं यहां लिख देता हूं, सीखने का तरीका है ये। द कलर ऑफ माई कार मान लेते हैं कि ये है। अब हम देख रहे हैं कि कलर एक बार आ चुका है, सिंगुलर है, तो इसके रिपीटिशन को हटाने के लिए हम लिख सकते हैं दैट, यहां लिख सकते हैं ऑफ। कार एक बार आ चुका है तो इसके रिपीटिशन को हटाने के लिए माई कार को हम क्या लिखते हैं, माइन। तो वहां यहां पे खाली एक ही आंसर बनेगा, वो बनेगा आपका दैट ऑफ माइन। ये बाकी गलत हो जाएंगे, सारे के सारे यहां पर गलत हो जाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी कमेंट करके बताइएगा, तो आगे अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में ही आंसर कर दूंगा या फिर कोई दूसरी वीडियो बना दूंगा अगर अच्छा खासा डाउट रहा तो। अब यहां पे मैं एक काम करता हूं कि एक एग्जांपल और लिखता हूं। योर हाउस इज एज बिग एज अ किंग। योर हाउस इज एज बिग एज अ किंग। मान लेते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है और ये जो एग्जाम्पल है आपको यही डिस्कस करना है, हम लोगों को यही एग्जाम्पल समझना है। अब यहां पे क्या बोला गया, देखिए फिर गड़बड़ लिखा हूं, आर छूटा हुआ है। यहां मैंने बोला योर हाउस, तुम्हारा घर उतना ही बड़ा है जितना बड़ा कि एक राजा। अ किंग का मतलब क्या है, राजा, पर्सन की बात हो रही। लेकिन यहां पे जो बात हो रही है वो ये होना चाहिए था कि योर हाउस का मतलब क्या होता है, अ प्लेस, जहां पे आप रहते हैं। आम आदमी के घर को हम क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, होम बोलते हैं। राजा जहां रहता है उसको पैलेस बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ना तुम्हारा घर हो सकता है लेकिन यहाँ पे राजा का पैलेस होगा, लेकिन जो भी होगा वो रहने की जगह ही होगी, राजा खुद तो होगा नहीं। तो यहाँ पे बनना चाहिए आपका अ किंग लिख के, अगर मैं यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दूं तो ये माना जाएगा कि पोजीशन बन गया, ये माना जाएगा कि इसके आगे कोई ना कोई नाउन हमको चाहिए। अब वो नाउन हम पता कैसे चले कौन सा चाहिए हमको, तो हम पीछे देखेंगे। हमने देखा कि वहां पे तुम्हारा घर लिखा है यानी तुम्हारे रहने की जगह, तो यहाँ पे भी जो है राजा के रहने की जगह होगी, तो पैलेस अंडरस्टूड हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दैट ऑफ अ किंग। दैट ऑफ अ किंग, आइए मैं थोड़ा इसको समझा देता हूं कि दैट ऑफ अ किंग आया कैसे, तो थोड़ा समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि मैंने यहां पे लिखा किंग्स पैलेस या द किंग्स पैलेस, मान लेते हैं मैंने ऐसे बना दिया, द किंग्स पैलेस मान लीजिए। इसको हम चाहें तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, द पैलेस ऑफ द किंग। ध्यान दीजिएगा, आप ये सोच रहे होंगे कि इसके पहले तो सर आपने जो बताया है अभी यहाँ पे राम वगैरह कहीं लिखा था, तो राम के पहले द नहीं लगाया था, यहाँ पे भी राम्स के पहले द नहीं लगाया था, तो वहां किंग के पहले क्यों लगा दिया। देखिए राम इज ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले जो है कि हम किसी डिटर्मिनर का जनरली यूज नहीं करते, अगर आप उसी को रेफर कर रहे हैं, जान रहे हैं उसके बारे में। तो आर्टिकल के बारे में डिटेल में आर्टिकल वाले में पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये डाउट है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये प्रॉपर नाउन है, यहाँ ये कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन की जब आप बात करेंगे तो कोई भी कॉमन नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे भले ये वो बन गया आपका डिटर्मिनर, लेकिन अब इसके बारे में बात हो रही है पैलेस, तो द पैलेस है, तो किसका पैलेस है, तो किंग का पैलेस है। तो इसके लिए हमें द लगाना पड़ रहा है यहाँ। आगे जब पढ़ेंगे आर्टिकल वगैरह तब इसको हम डिटेल में सीखेंगे। तो द पैलेस ऑफ द किंग बन गया। अब कहने का मतलब कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें पैलेस पहले से आया हो, तो हम वहां पर उसके रिपीटिशन को हटाने के लिए ये जो टर्म दिया गया है द किंग्स पैलेस, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं सिर्फ द किंग्स। द किंग्स का मतलब हमें पता था कि वो कौन किंग है, इसके आगे अंडरस्टूड हो जाएगा कोई ना कोई नाउन रहा ही होगा।
अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो द पैलेस ऑफ द किंग जो दिया गया है, द पैलेस अगर एक बार रिपीट हुआ हो तो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रिपीटिशन को हटाने के लिए वी कैन यूज दैट। तो इसको लिखने का तरीका एक ये भी हो सकता है, दैट ऑफ द किंग्स। इसका द किंग, इसका ये मतलब है कि आप किंग से, किंग को जान रहे हैं, जान पहचान का किंग है, तभी द, दोनों को पता है। तो जिस रीजन से यहां पे लगाया गया द, भाई एक डिटरमिनेंट तो लगाया गया, लेकिन यहाँ पे जो बात हुई है कोई डेफिनेट किंग, ये डेफिनेट किंग के लिए मैंने द लगाया। यहाँ पे जो किंग की बात हुई है ये अ का मतलब किसी भी राजा, मतलब तुम्हारा जितना घर जितना बड़ा है ना, एकदम महल जैसा, जैसे किसी भी राजा का होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है दैट ऑफ अ किंग लगाया गया। तो वही दैट है, तो द और अ का डिफरेंस छोड़िए, अभी बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे बन जाएगा आपका दैट ऑफ, जैसे दैट वहां लगा वैसे यहाँ पे। तो ये वाले का मतलब, ये वाले का मतलब दोनों का बिल्कुल सेम है। समझ में आई बात? अच्छा, मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, योर कार इज लाइक राजू, योर कार इज लाइक राजू। अब देखिए ये वाला जो लाइक लिखा गया है ना, ये प्रेपोजिशन है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब ऑलरेडी आ चुका, तो दो दो वर्ब ऐसे एक साथ में नहीं आएंगे। अब ऐसे भी इज एम आर वॉज वर्ब के साथ जब कोई वर्ब हम यूज करते हैं तो बेस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, सेकंड फॉर्म में यूज नहीं करते, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। वैसा ये है नहीं तो प्रेपोजिशन ही है। तो अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन होंगे। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आया है तो वो पर्सन, भाई नाउन या प्रोनाउन होंगे तो आपका बन गया आपका नाउन। अब पर्सन हमारे दो तरीके के होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो प्रेपोजिशन के बाद होते इसे ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अब यहाँ क्या बोला गया, योर कार, तुम्हारी जो कार है ना वो राजू के जैसी है। तो तुम्हारी कार राजू के जैसी है या तुम्हारी कार राजू के कार जैसी है? तो जाहिर सी बात है राजू के कार जैसी है, तो ये इसको हटा करके आपको क्या लिखना पड़ेगा, राजूज कार। लेकिन जाहिर सी बात है कार एक बार आ चुका तो दोबारा लगाने की जरूरत है नहीं, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको राजूज, मतलब राजू की कार। राजूज कार को हम लिख सकते हैं द कार ऑफ राजू, द, क्या लिख रहा हूं मैं, द कार ऑफ राजू। राजू के पहले कोई आर्टिकल इसलिए नहीं लगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, क्योंकि द कार एक बार आ चुका तो इसको हटा करके हमको क्या लिखना पड़ेगा, दैट ऑफ राजू। ठीक है? तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए। अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश मैंने की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट इसमें रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड लक।